Welcome to this lecture on atoms. Today we will discuss Rutherford's alpha particle scattering experiment. After that we will discuss the distance of the closest approach, and then we will try to discuss impact parameter. Impact parameter. These three questions, we will try to discuss these three questions in this lecture. Now, before going to this Rutherford's alpha particle scattering experiment, one should know what's an alpha particle. हमें पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है. अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ठीक है ना. अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितनी होती है, अल्फा पार्टिकल की मास कितनी होती है, वन शुड नो इट. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज हीलियम, He24, atomic number 2 and mass number 4. Suppose this is a helium atom. This helium atom has 4 nucleons. Its mass number is 4, so it has 4 nucleons. Nucleons means protons and neutrons. इसमें जो आपके प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स को हम Z से डिनोट करते हैं. Z आपका 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उतना ही होता है उसका एटॉमिक नंबर. यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 2, तो आपका Z कितना है, 2, एटॉमिक नंबर 2 है. ये जो 4 है ये इसका मास नंबर है. तो अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे वो होता है A माइनस Z, वो होता है 4 माइनस 2, वो कितना होता है 2. तो आपका जो हीलियम है, उस हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं. उस हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होंगे, 2 न्यूट्रॉन्स होंगे. फॉर एग्जांपल, दिस इज हीलियम एटम, दिस इज द न्यूक्लियस. दिस कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. 2 न्यूट्रॉन्स. एक प्रोटॉन की अगर हम चार्ज लेंगे प्लस E, तो इसमें 2 प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स की चार्ज कितनी होगी, प्लस 2E, प्लस 2E. चूंकि जो आपका न्यूट्रॉन है दैट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, दैट हैज नो चार्ज. तो हीलियम न्यूक्लियस जो है उसकी चार्ज कितनी होती है, प्लस 2E. चूंकि इसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स. एटम की बात करेंगे तो इस एटम में 2 और इलेक्ट्रॉन्स होंगे. वो उन इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव चार्ज होगी, उनकी उतनी ही नेगेटिव चार्ज होगी जितनी इन 2 प्रोटॉन्स की पॉजिटिव चार्ज है. वो नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन्स की पॉजिटिव चार्ज खत्म करते हैं, तो ये एटम जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. अल्फा पार्टिकल जो होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. एक हीलियम एटम लेंगे हम, जो उस हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसी न्यूक्लियस को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल. व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? Alpha particle is a nucleus of what? Shabash, is a nucleus of helium. Is a nucleus of helium. Helium atom. Alpha particle जो है ये है nucleus of helium atom. Having charge, having positive charge. चूंकि nucleus की कौन सी चार्ज होती है? Positive charge. Having positive charge equal to twice the charge of proton. Having positive charge equal to twice the charge of proton, and mass 4 times mass of proton. जो अल्फा पार्टिकल जो होता है इट्स ए हीलियम न्यूक्लियस. ये हीलियम न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल. क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ जो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम है उसमें खाली 2 प्रोटॉन्स होते हैं. एक प्रोटॉन की चार्ज है प्लस E, 2 प्रोटॉन्स की क्या होगी, प्लस 2E. तो अल्फा पार्टिकल जो है इसकी चार्ज होती है ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन. ठीक है ना. और इसकी मास जो होती है वो होती है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन. क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मास लगभग सेम है, थोड़ा सा फर्क है, तो हम इनको अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंगे. तो इसमें कितने कुल न्यूक्लियॉन्स है, 4. सपोज मास ऑफ 1 न्यूक्लियन है MP, तो मास ऑफ 4 न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे, 4 टाइम्स MP. तो हमारा जो अल्फा पार्टिकल होता है उसकी चार्ज होती है ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और उसकी मास जो होती है वो होती है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और 4 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम.
देखो हाइड्रोजन एटम किन में कहता हूं, हमारे पास हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ऐसे है H11, देखो H11, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक है, प्रोटॉन एक, खाली प्रोटॉन एक है, देयर इज नो न्यूट्रॉन। इसके न्यूक्लियस में खाली प्रोटॉन एक है। देखो अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे वो होगा A माइनस Z, ये है A, ये है Z, वो होता है 1 माइनस 1, वो कितना होता है 0। तो ये वाला जो आइसोटोप हाइड्रोजन का है इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रोटॉन? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसके न्यूक्लियस में खाली एक प्रोटॉन है, ठीक है ना। तो जितना मास इस एटम को होगा उतना ही अल्फा पार्टिकल को होगा। तो अल्फा पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम हैविंग चार्ज, हैविंग पॉजिटिव चार्ज equal to twice the charge of proton and mass 4 times mass of proton or 4 times mass of hydrogen atom। दूसरी डेफिनेशन में दूंगा, दूसरी डेफिनेशन थोड़ी सी यहां पर, सपोज ये हीलियम एटम है, इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स है, 2 न्यूट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ठीक है। सपोज मैं इस हीलियम एटम को आयोनाइज करूंगा, आयोनाइज मींस इससे मैं इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालूंगा, आई विल नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालूंगा देन इट इज सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करूंगा इट इज अ डबली आयोनाइज्ड हीलियम। अगर मैं एक हीलियम एटम लूंगा उसको 2 बार आयोनाइजेशन करूंगा, ठीक है ना, तो उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर जाएंगे, दैट बिकम्स एन आयन, ठीक है ना, ठीक है ना, हीलियम आयन, हीलियम आयन। क्यों है हीलियम आयन? क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने बाहर निकाले, ठीक है ना। अब क्या रहा इसमें खाली? अब इसमें खाली क्या रहे? 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। तो इस डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम जो होता है इसको भी हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ए डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम in which both the electrons are removed is called alpha particle, because when we remove both the electrons from a helium atom it becomes an ion, and this ion has only 2 protons inside the nucleus, ठीक है ना। So then this doubly ionized helium atom is also called as alpha particle because it has a charge twice the charge of proton and a mass 4 times mass of proton. Now let us discuss this today's question, Rutherford's alpha particle scattering experiment. In order to investigate the structure of atom, structure of atom investigate करने के लिए रदरफोर्ड और उसके अंडर जो कुछ लोग काम कर रहे थे, जिगर एंड मार्सडन, they were his co-workers, some were doing PhD under रदरफोर्ड। रदरफोर्ड और उसके जो कोवर्कर्स है इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन मेटल फॉइल्स। चूंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने के लिए व्हाट एटम कंसिस्ट्स ऑफ, एटम के अंदर क्या है, एटम में क्या क्या होता है, वो स्टडी करने के लिए इन्होंने क्या काम किया? दे बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन गोल्ड फाइल्स। जब उन्होंने बम्बार्ड किए अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन गोल्ड फाइल्स, वो अल्फा पार्टिकल्स जो है उनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो डिफ्लेक्ट हो गई। दीज अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, दैट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग। Scattering means change in path of alpha particle while it strikes some substance. तो ये स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। In order to investigate the structure of atom, they performed various experiments on the scattering of alpha particles from thin gold foils. जो उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, जो उनको लेबोरेटरी में जो उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो क्या था? इन्होंने क्या काम किया? Let us draw the experimental setup. This is a lead block, thick lead block. This is source F, S. This is the source of alpha particles.
source of alpha particles. अभी मैं बना दूंगा इसको. This is collimeter. देखिए, this was the experimental setup which was used by Rutherford and his co-workers. इन्होंने क्या काम किया, जो सोर्स अल्फा पार्टिकल्स का था जिससे अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो जाएंगे, उस सोर्स को उन्होंने रखा एक थिक लेड ब्लॉक में हैविंग ए नैरो ओपनिंग. A source S of alpha particles was placed in a thick lead block, having a narrow opening. अब ये source जो है, ये alpha particles emit करेगा, because the source will emit alpha particles. आधे alpha particles यहां से जाएंगे, आधे alpha particles यहां से जाएंगे. In order to bring these alpha particles in a single direction, in one direction, इन्होंने क्या काम किया, इस लेड ब्लॉक के सामने इन्होंने एक स्लिट रखा. उस स्लिट को हम कहते हैं कॉलीमीटर, इसको कहते हैं कॉलीमीटर. क्या काम किया, द अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड बाय दिस सोर्स, दे वर मेड टू पास थ्रू द स्लिट, थ्रू द कॉलीमीटर. व्हाई दे वर मेड टू पास थ्रू द कॉलीमीटर? कॉलीमीटर क्या काम करता है, ये तमाम अल्फा पार्टिकल्स को एक ही डायरेक्शन में लाता है. ठीक है ना. जो अल्फा पार्टिकल्स सोर्स ने इमिट किए, these alpha particles, they were made to pass through the slit, collimator. Collimator क्या काम करता है, it brings the alpha particles in the same direction. This collimated beam of alpha particles was then made to fall on this thin gold foil. This is a gold foil, thin gold foil. ये जो alpha particles यहां से आए, ये किस पे पड़े, gold foil. गोल्ड फॉइल ने क्या काम किया, गोल्ड फॉइल ने इन अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर किया इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ये अल्फा पार्टिकल्स इस पे पड़े, आधे अल्फा पार्टिकल्स यहां से चले गए, आधे अल्फा पार्टिकल्स यहां से चले गए, आधे यहां पे, आधे यहां पे, आधे यहां पे, आधे यहां पे. ठीक है ना. The collimated beam of alpha particles was then made to fall on a thin gold foil which scatters these alpha particles in different directions. ठीक है ना. ये जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स है, आधे अल्फा पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में है, दिस एंगल इज द स्कैटरिंग एंगल. आधे इस डायरेक्शन में है, आधे यहां से, आधे यहां से, आधे यहां से, आधे यहां से. These alpha particles were then observed by a movable detector. यहां पर डिटेक्टर है, इस डिटेक्टर से हम इन अल्फा पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं. इस डिटेक्टर में क्या क्या था, दिस डिटेक्टर कंसिस्ट्स ऑफ ए ज़ार्डेनस स्क्रीन. इस डिटेक्टर में लगाया गया था आगे जिंक सल्फाइड स्क्रीन और ऊपर इस पे क्या था, माइक्रोस्कोप.
और ये जो डिटेक्टर है ये मूवेबल डिटेक्टर है, यानी फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको इस एंगल पे रखा है, ठीक है। अब मुझे ये अल्फा पार्टिकल मेजर करना है, ये अल्फा पार्टिकल मेजर करना होगा, ये वाला इस डायरेक्शन में जो अल्फा पार्टिकल चल रहे हैं, तो मैं इसको इस एंगल पे लूंगा, ठीक है ना। अब मुझे इस डायरेक्शन में जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं वो मेजर कितने हैं, तो मैं इसको यहां लूंगा। इस डिटेक्टर को हम मूव करते हैं। The alpha particles, these scattered alpha particles, they were then observed by a movable detector D containing ZNS screen and microscope. अब कैसे हमें पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में कितने अल्फा पार्टिकल्स हैं? यहां पर मैंने डिटेक्टर सामने रखा। Whenever the alpha particles strikes this ZNS screen, what happens? A flash of light is produced, and that flash of light is observed by the microscope. जब ही मैंने डिटेक्टर को यहां रखा, अगर डिटेक्टर को यहां रखने से जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे फ्लैश ऑफ लाइट पैदा हो गई, इसका मतलब है इस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल है। क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन को टच करेगा, वहां से जाएगा, तो उसी वक्त क्या होगा? A flash of light is produced. In this way, we can calculate the number of alpha particles scattered at different angles or in different directions. Whenever the alpha particle strikes the ZNS screen of the detector, what happens? A flash of light is produced. If the flash of light is not produced, then in that direction there are no alpha particles. If the flash of light is produced, it means there are alpha particles in this direction. In this way, we can count the number of how much times the flash of light is produced. In this way, we can count the number of alpha particles scattered at this angle. We can count the number of alpha particles scattered at this angle. We can calculate the number of scattered particles in this angle and this angle at this angle. ठीक है ना? This was the experimental procedure. Now observations. What he observed. Now let us draw the graph. Observation. So, with the help of this detector, we calculated the number of alpha particles scattered in different directions or scattered at different angles. ठीक है ना? Now observations. इस experiment की observations. This was the experimental setup. Every experiment has observation and conclusion. Now, यहाँ पर what is theta? Scattering angle. ठीक है ना? What is n theta? N theta is number of particles scattered at this angle. ठीक है ना? For example, we have a scattering angle 20 degree, we have 40 degree, we have 60 degree. We will see number of alpha particles scattered at 20 degree angle, number of alpha particles scattered at 40 degree, number of alpha particles scattered at 60 degree. What we do then? A graph was plotted. A graph was plotted between the scattering angle theta and the number of scattered particles, n theta. एक ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने, फिर किस किस के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया? स्कैटरिंग एंगल, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्कैटरिंग एंगल्स, ठीक है ना, एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल्स. जो वो ग्राफ था इनका, दैट ग्राफ केम लाइक दिस. द ग्राफ वाज लाइक दिस. $100 degree, 120, 140 degree, 160 degree, 180 degree. This is number of particles, 10 raised to power 1, 10 raised to power 2, 10 raised to power 3, 10 raised to power 4, 10 raised to power 5, 10 raised to power 6, 10 raised to power 7. This is the graph which was plotted between the scattering angle theta and the number of scattered particles. अब हम इस ग्राफ को देखेंगे. ये ग्राफ क्या कह रहा है? देखो बेटा, ये मानो फर्ज करो यहां पर हमारा गोल्ड फाइल है, एटम है. देखो, ये आया अल्फा पार्टिकल, ये स्कैटरिंग एंगल है, थोड़ी सी इसको डिफ्लेक्शन हो गई, ठीक है ना. अगर ऐसे अल्फा पार्टिकल आया, यहां तो 90 डिग्री डिफ्लेक्शन हो गई.
अब ग्राफ का कहता है, देखो ग्राफ क्या कहता है, जब स्कैटरिंग एंगल बहुत कम है, 20 डिग्री से भी कम है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा. इट मींस दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द एटम और सफर स्मॉल डिफ्लेक्शंस. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, जब स्कैटरिंग एंगल 20 डिग्री से बहुत कम है, 20 डिग्री से कम है, देखो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 10⁻⁶ के करीब है. इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द एटम, पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल और सफर स्मॉल डिफ्लेक्शंस, 20 डिग्री डिफ्लेक्शन, 10 डिग्री डिफ्लेक्शन. ठीक है ना? A very small alpha particles, a very small number of alpha particles, about 1 in 9,000. A very small number of alpha particles, about 1 in 9,000. ठीक है ना? सफर 90 डिग्री डिफ्लेक्शन, ये 90 यहां पर है. देखो थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स है, 10⁻², है ना? A very small number of alpha particles, about 1 in 9,000. ठीक है ना? Get deflected through 90 degree or suffer or more. Get deflected through 90 degree or more. ये दूसरा कंक्लूजन है. बहुत कम, देखो यहां पर 100 है, 100 और 80 के दरमियान, यहां मानो आप 90 है. बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, 10⁻², यानी 100. तो हम इसको ऐसे कंक्लूड करते हैं, अबाउट 1 in 9,000 सफर 90 डिग्री डिफ्लेक्शन और मोर. अब 180 डिग्री डिफ्लेक्शन मतलब हो गया, यहां से अल्फा पार्टिकल आया, ये रिबाउंड कर रहा है. रियरली एन अल्फा पार्टिकल बहुत कम, ये नीचे चला गया ग्राफ, ऐसे ग्राफ चलेगा नीचे, ऐसे ग्राफ जाएगा नीचे. रियरली एन अल्फा पार्टिकल, रियरली किसी वक्त, रियरली एन अल्फा पार्टिकल रिबाउंड्स फ्रॉम द गोल्ड फॉइल, दैट मींस सफर्स 180 डिग्री डिफ्लेक्शन. इस ग्राफ से आपने देखा, क्या देखा? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल और सफर स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन. ठीक है ना? A very small number of alpha particles, about 1 in 9,000, ठीक है ना, suffer 90 degree deflection, get deflected through 90 degree or more. Rarely an alpha particle rebounds from the gold foil. Rebounds means undergoes 180 degree deflection. This was the observation which they observed by plotting the graph between the scattering angle and the number of alpha particles scattered at different directions. Now conclusion. What we conclude from this experiment. अब हम इसका conclusion देखेंगे. देखो बेटा, conclusion इसका क्या है? Number first, most of the alpha particles pass straight through the gold foil या are undergo very small deflection. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, it indicates that most of the atom is empty. Most of the atom is empty. इसका मतलब है कि most of the atom जो है that is empty. Most of the alpha particles pass straight through the atom. It indicates that atom में जो ज्यादातर space है that is empty. It means that most of the space inside the atom is empty. ठीक है ना? ठीक है ना? Now ये alpha particle आ रहा है. अल्फा पार्टिकल की पॉजिटिव चार्ज है इक्वल टू ट्वाइस द चार्ज ऑफ व्हाट, ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और इसकी मास जो है दैट इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन. लिहाजा इस अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करेगा इस एटम का वो पार्ट जो मैसिव होगा, जहां पर मास मौजूद होगा. देखो अगर यहां से एक चोंटी जाएगी, आंट, दैट आंट विल नॉट गेट डिफ्लेक्टेड, वो सीधे जाएगी. लेकिन अगर मैं जाऊंगा, मुझे रुकाने के लिए आप सारे लोगों को बैठना है सामने. आप सारे लोगों को मुझे रुकाने के लिए क्या बैठना है? सामने बैठना है. ठीक है ना? आप सारे लोगों को मुझे सामने बैठना, अदरवाइज मेरा पाथ जो है आपको चेंज करना है. इसीलिए यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा है. नाउ दिस अल्फा पार्टिकल विल गेट डिफ्लेक्टेड, विल गेट स्कैटर्ड. ठीक है ना? बाय द पोर्शन ऑफ द एटम वेयर द व्हिच मस्ट बी मैसिव. अल्फा पार्टिकल जो है इसकी पॉजिटिव चार्ज है, मास है 4 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम और मास ऑफ प्रोटॉन. Therefore this alpha particle will get deflected by that part of an atom which is massive.
This led Rutherford to conclude that almost whole mass of atom and the entire positive charge, ठीक है ना, is concentrated in a small region in the atom which he called as nucleus. क्योंकि अल्फा पार्टिकल को एटम का वो रीजन डिफ्लेक्ट करेगा जिस रीजन में मास होगा, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है इज द मैसिव पार्टिकल. Therefore, this led Rutherford to conclude that the entire mass of the atom and entire mass of the atom and whole positive charge is concentrated in a small region inside the atom, which he called as nucleus. क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल को वो चीज डिफ्लेक्ट करेगा जो खुद मैसिव होगा. यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स है दे ट्रैवल स्ट्रेट. यहां से आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ठीक है ना. तो अब यहां से डिफ्लेक्शन शुरू होगी. अल्फा पार्टिकल्स को कोई मैसिव पार्ट डिफ्लेक्ट करता है. रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो एंटायर मास ऑफ एटम है दैट इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन इन द एटम एंड दैट स्मॉल रीजन ही कॉल्ड एज न्यूक्लियस. ठीक है ना. This nucleus was surrounded. This nucleus, क्योंकि इस न्यूक्लियस की पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना. This nucleus is surrounded by a cloud of electrons. This nucleus is surrounded by a cloud of electrons. जो इन इलेक्ट्रॉन्स की टोटल नेगेटिव चार्ज होगी, that will be equal to the total positive charge on the nucleus. As a result, these two charges they cancel each other. Therefore, the atom is electrically neutral. The nucleus of atom, it is surrounded by a cloud of electrons. The total charge present in these electrons, total negative charge of these electrons is equal to the total positive charge present inside the nucleus. Therefore, the atom is electrically neutral. अब यहां देखो चौथी ऑब्जर्वेशन क्या है. चौथी ऑब्जर्वेशन इसने देखी. सपोज दिस इज न्यूक्लियस. यहां देखो बच्चों, ये है न्यूक्लियस, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना. जो अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सपोज विद वेलोसिटी u, alpha particles traveling directly towards the, when an alpha particle travels directly towards the nucleus, ठीक है ना, there occurs a repulsion between nucleus and the alpha particle. Why? Alpha particle has positive charge, nucleus has positive charge. जब भी alpha particles directly travel करेगा towards the nucleus, what happens? There occurs a repulsion between alpha particle and the nucleus. As a result of this repulsion, what happens? The velocity of this alpha particle goes on decreasing. ठीक है ना, goes on decreasing. ये डिक्रीज होती रहेगी. velocity of this alpha particle, it goes on, velocity of the alpha particle goes on decreasing, ठीक है ना. ये alpha particle यहां से जा रहा है, तो यहां से इसको जो न्यूक्लियस है ये रिपेल कर रहा है. जब इसको रिपेल कर रहा है, इस alpha particle की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो रही है. अल्टीमेटली जब ये एक पॉइंट आएगा जहां पर इस alpha particle की जो वेलोसिटी है वो जीरो बन जाएगी, ठीक है ना. तो वेलोसिटी जीरो बन जाएगी ड्यू टू रिपल्शन. दिस अल्फा पार्टिकल विल रिट्रेस इट्स पाथ, और इट विल अंडरगो 180 डिग्री डिफ्लेक्शन. तो आपने देखा that when alpha particle travels directly towards the nucleus, there occurs a repulsion between alpha particle and the nucleus. जो ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा, ये रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी. बिकॉज जो रिपल्सिव फोर्स है दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस. वेलोसिटी कम होती जाएगी. एक वक्त आएगा कि इस अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो जीरो बन जाएगी, ठीक है ना. जब वेलोसिटी जीरो बन जाएगी, वहां पर क्या काम करेगा? उसी पॉइंट से अल्फा पार्टिकल जो है ये अपने पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस करेगा. जब इसने अपने पाथ को रिट्रेस किया तो इसकी डिफ्लेक्शन कितनी हो गई? 180 डिग्री डिफ्लेक्शन. दिस कंप्लीट्स रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. Distance of closest approach. बात है मेरे बच्चों. Distance of closest approach.
यहीं पे पढ़ो, ये सारा चैप्टर पढ़ो नीट के लिए, इसमें प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ेगी। आई विल डू द 100 न्यूमेरिकल्स इन दिस चैप्टर फॉर यू। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है ना। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा यहां पर एक न्यूक्लियस है, मैं न्यूक्लियस लूंगा यहां पर। सपोज दिस इज माई न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस बेटा। देखो बच्चों, मैंने कहा आपको जो ये न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। एक प्रोटॉन की चार्ज कितनी है? प्लस ई। अगर 2 प्रोटॉन्स होंगे इसकी चार्ज कितनी होगी? अगर 3 प्रोटॉन्स होंगे इसकी कितनी चार्ज होगी? +3। अगर 4 होंगे इसकी कितनी होगी? +4e। अगर Z प्रोटॉन्स होंगे इसकी कितनी होगी? +Ze। Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर। सपोज मेरे पास यहां एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की चार्ज जो है वो है Zd। Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। सपोज यहां पर मेरा एक अल्फा पार्टिकल है, दिस इज एन अल्फा पार्टिकल। हमें पता है इस अल्फा पार्टिकल की जो चार्ज होती है वो होती है +2e, यानी ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सपोज ये अल्फा पार्टिकल जो है ये डायरेक्टली ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस विद वेलोसिटी u। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? u। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 mu²। जो ही ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, न्यूक्लियस इस अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल। ये अल्फा पार्टिकल जो है इट इज ट्रेवलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। व्हाट हैपेंस? द न्यूक्लियस विल स्टार्ट रिपेलिंग द अल्फा पार्टिकल। जब ये अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल करता रहा तो इस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कम होती रही। मैं यहां से जा रहा हूं, आप मुझे वापस धक्का मार रहे हो, वापस धक्का मार रहे हो, मैं कोशिश कर रहा हूं जाने के लिए, आप मुझे धक्का मार रहे हो। धक्का मींस यू आर रिपेलिंग मी बैक। जब ये अल्फा पार्टिकल ट्रेवल करता है डायरेक्टली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, व्हाट हैपेंस? देयर एग्जिस्ट्स a force of repulsion between the nucleus and the alpha particle. As a result, what happens? जो ये अल्फा पार्टिकल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, this kinetic energy will appear into some other form of energy, and that energy is potential energy. क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ये काइनेटिक एनर्जी जितनी डिक्रीज होगी उतनी अपीयर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम को है, किस को है? इस सिस्टम में हमारे पास 2 पार्टिकल है, एक है अल्फा पार्टिकल, दूसरा क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है ना। जब ये अल्फा पार्टिकल आगे जाएगा, वेलोसिटी कम होती रहेगी, एक जगह आएगी जहां इस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो 0 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 0। तो वहां पर जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो रेस्ट में आएगा। जब वहां वेलोसिटी 0 बन गई तो वहां जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी? शाबाश। वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की होगी वो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? 0। वहां पर सारी काइनेटिक एनर्जी अपीयर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि वहां सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें? इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी 0 बन गई, इस पॉइंट से फिर अल्फा पार्टिकल अपना पाथ क्या करेगा? रिट्रेस ड्यू टू रिपल्शन। इस पॉइंट और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल, किस अल्फा पार्टिकल? सारे अल्फा पार्टिकल्स की नहीं, जो अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, जो अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली ट्रैवल करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, उस पॉइंट जहां पर अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी 0 बन जाएगी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 बन जाएगी, उस पॉइंट और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हम ऐसे लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस from a point, the distance of nucleus from a point where the kinetic energy of alpha particle, which alpha particle? Traveling directly towards the nucleus, becomes 0. ठीक है ना? That distance is called as
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं बेटा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हम लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ अल्फा, द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम अ पॉइंट where the kinetic energy of alpha particle traveling directly towards the nucleus becomes zero, ठीक है ना? That distance is called as distance of closest approach। और मैं ऐसे भी डिफाइन करूंगा, minimum distance, the minimum, ध्यान देखो, देखो यहां पर minimum distance up to which an alpha particle traveling directly towards the nucleus can move before coming to rest and retracing its path. That distance is called as distance of closest approach. Distance of closest approach, and this distance is denoted by R0। आपको मैंने बताया जब अल्फा पार्टिकल यहां जाएगा न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जितनी डिक्रीज होगी उतनी अपीयर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहां पर सिस्टम में क्या क्या है? अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस। और इस पॉइंट पे सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी किसमें? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना? तो इस डिस्टेंस पे जब ये डिस्टेंस होगी R0, उस डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहां पर सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो गई? तो यहां पर सारी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना? तो मैं इसके लिए एक्सप्रेशन निकालूंगा, मैं ऐसे करूंगा, लेट प्लस ZD इज इक्वल टू चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। Let plus ZE is equal to charge on the nucleus, ठीक है ना? What is plus ZE? Charge on the nucleus. What is Z? Atomic number or number of protons. Where Z is equal to number of protons. Where Z is equal to number of protons. ठीक है? What is U? U है velocity of alpha particle, जिसकी चार्ज कितनी है? +2e। कौन सा अल्फा पार्टिकल? जो डायरेक्टली ट्रेवल करेगा कहां पर? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। U इज इक्वल वेलोसिटी विद विच एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, हैविंग चार्ज +2e, with which an alpha particle having charge +2e will travel directly towards the center of nucleus, यहां देखो बच्चों, u जो है वो है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिसकी चार्ज +2 है, जो अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली ट्रेवल करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना? Therefore, E लेंगे हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो होगा बराबर 1/2 mu², where m पता है, m है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है? जब ये अल्फा पार्टिकल चलेगा न्यूक्लियस की तरफ, इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल में, क्योंकि काइनेटिक डिक्रीज होगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी? बिकॉज ऑफ रिपल्शन। क्योंकि जैसे अल्फा पार्टिकल आगे जाएगा, वो न्यूक्लियस क्या करेगा? इसको रिपेल, वो आने नहीं देगा। जब वो इसको फोर्स लगा रहा है इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन यहां से, डायरेक्शन ऑफ मोशन यहां से, और न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो यहां से द फोर्स ऑफ रिपल्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना? एज अ रिजल्ट इस अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना? वो किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी। मैं यहां पर एज्यूम करूंगा, let us assume that alpha particle and nucleus are point charges। मैं यहां एज्यूम करूंगा कि सपोज जो हमारा ये सिस्टम है जिसमें अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस है, ये दोनों क्या चार्जेस है? पॉइंट चार्जेस। मुझे पता है अगर मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, एक Q1 होगी, दूसरी Q2 होगी, जिनके दरमियान डिस्टेंस R होगा,
फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाला है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो U होती है बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। K का वैल्यू कितना होता है 1/4 pi epsilon naught। For a system of 2 point charges Q1 and Q2 separated from a distance R, the potential energy is given by U is equal to K Q1 Q2 divided by R, ठीक है ना। Where K किसके बराबर है 1/4 pi epsilon naught। यहां पर Q1 हम लेंगे चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, Q2 हम लेंगे चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। Here Q1 is equal to plus 2e, यानी चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, बातें नहीं, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल Q1 जो है that is plus 2e, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। Q2 जो है उसको लेंगे हम प्लस ZE, प्लस ZE क्या है चार्ज ऑफ, शाबाश, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। जरा निकालो U किसके बराबर निकलेगा, शाबाश, U किसके बराबर निकलेगा, U निकलेगा आपका K, और निकलेगा ना K इंटू Q1 के बदले क्या लिखोगे, शाबाश 2e, Q2 के बदले क्या लिखोगे ZE डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निकलेगी U इज इक्वल टू K, शाबाश 2 ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। K का वैल्यू दे दो, U बनेगा आपका 1/4 pi epsilon naught, शाबाश, ट्वाइस ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ठीक है। U का वैल्यू निकलेगा 1/4 pi epsilon naught ट्वाइस ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। कैसे निकाला आपने ये, आपने एज्यूम किया कि जो आपका अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस है दे एक्ट एज पॉइंट चार्जेस। अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस होंगे जिनके दरमियान डिस्टेंस R होगा, उनका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। K किसके बराबर है 1/4 pi epsilon naught। तो हमने वहां वैल्यू दिए तो हमें U निकला बराबर, शाबाश, U निकला बराबर हमें 1/4 pi epsilon naught ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। व्हाट इज R? डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। लेकिन जब ये R किसके बराबर होगा R naught, उस वक्त U किसके बराबर होगा E के बराबर, क्योंकि इस पॉइंट पे सारी काइनेटिक एनर्जी अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप लिखेंगे हम नाउ at R is equal to R naught. What is R naught? Distance of closest approach. Now at R is equal to R naught, आपका जो E है वो होगा U के बराबर। आपका जो E है वो किसके बराबर होगा, जब इस R का वैल्यू लिखेंगे हम R naught तो हमारा E का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, U के वैल्यू के बराबर। तो लगा वही E का वैल्यू, ये है 1/2 mu स्क्वायर, ये होगा बराबर 1/4 pi epsilon naught ट्वाइस ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R के बदले क्या लिखूंगा R naught। जब R होगा R naught तो उस वक्त जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो इसका मतलब है 1/2 mu स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught ट्वाइस ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R naught वहां ले लो, ठीक है ना। तो देखो ये ऐसे बनेगा R naught is equal to 1/4 pi epsilon naught twice ZE square divided by R naught, sorry, divided by 1/2 mu square। तो आपका R naught जो है वो निकला आपका 1/4 pi epsilon naught twice ZE square divided by 1/2 mu square। This is the expression for distance of closest approach। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R naught is equal to 1/4 pi epsilon naught twice ZE square divided by E। What's E? Kinetic energy, ठीक है ना, kinetic energy। This is the expression for the distance of closest approach। Now, चूंकि जो ये अल्फा पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस की बाउंड्री को टच नहीं करता है। न्यूक्लियस की बाउंड्री ये है, अल्फा पार्टिकल जो है ये न्यूक्लियस की बाउंड्री को टच नहीं करता है, मत करता है टच। इसका मतलब है जो न्यूक्लियस का साइज होगा दैट विल बी लेस देन दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इन दिस वे दिस डिस्टेंस जो न्यूक्लियर साइज होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है ना। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन।